हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, क्लास 9 के कावेरी के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 का जो भी बुक्स में एक्सरसाइज है, वोकेबलरी है, जो भी चीज़ है मैंने आपको करा दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंजेस के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं, एक्सरसाइज चेक करते हैं इसका। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी चैप्टर जब खत्म होगी तो सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज दिखेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं। लिखा है वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो आपको ये 3 यहाँ पे टेबल दिए हुए हैं, कॉलम दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट में आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है, सेकंड में आपके टाइप्स ऑफ फैन लिखे हुए हैं और थर्ड में आपका दिया हुआ मटेरियल यूज्ड। तो आइए फटाफट इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। स्टेट का नाम दिया राजस्थान और टाइप ऑफ फैन वहाँ क्या यूज़ होता है? एप्लीक हैंड फैन। अब ये पूछ रहा है कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है आपका वो होता है पीस ऑफ फैब्रिक। तो आप मेरे साथ नोट करते चलिए। उसमें क्या फिल कर सकते हैं आप मटेरियल यूज्ड में? तो मटेरियल यूज्ड में राजस्थान वाले कॉलम में होगा फैब्रिक, पीसेस ऑफ फैब्रिक लिख सकते हैं, या निडिल वर्क। पीसेस ऑफ फैब्रिक और निडिल वर्क। दूसरे में स्टेट गायब कर दिया, टाइप ऑफ फैन गायब कर दिया और दे दिया गोल्ड थ्रेड, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए। अब राजस्थान वाले में आपके कई टाइप के फैन होते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ एप्लीक हैंड फैन, उसके सामने तो आप लिख देंगे पीस ऑफ फैब्रिक और नीडल वर्क। दूसरे टाइप के जो फैन मिलते हैं, जो यहाँ सेकंड आपका जो ये कॉलम दिखा रहा है टाइप ऑफ फैन में, एप्लीक के ठीक नीचे, उसमें आप लिखेंगे टेम्पल हैंड फैंस। टेम्पल हैंड फैंस, उसमें आप क्या लिखेंगे? टेम्पल हैंड फैंस। और ठीक उसके आगे आप लिखेंगे इनग्रेव्ड ब्रास। क्या लिखेंगे आप? इनग्रेव्ड ब्रास, ठीक है। अब आप आ जाएंगे गुजरात वाले पे। गुजरात वाले में आगे दिया मिरर वर्क हैंड फैंस। उसके आगे कॉलम दिया है, खाली दिया है, कुछ नहीं दिया है लिखा हुआ। तो उसमें आपको क्या फिल करना है? प्योर कॉटन। क्या फिल करना है आपको? प्योर कॉटन और मिरर वर्क। प्योर कॉटन, मिरर वर्क, ये फिट करना है आपको। फिर नीचे आ जाएंगे तो मिरर वर्क के ठीक नीचे आपको खाली जगह दिया है, उसमें आप लिखेंगे बीट्स हैंड फैन। BEADS, बीट्स हैंड फैन। और इसके सामने बिट्स लिखा हुआ है। उसके नीचे आ जाएंगे, उसके नीचे आप जैसे आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कच लेदर हैंड फैंस। कच लेदर हैंड फैंस, KUTCH, लेदर हैंड फैंस लिखेंगे आप। और उसके सामने लिखा हुआ है लेदर डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल, ठीक है। अब नीचे हम लोग बढ़ेंगे, फिर एक नया स्टेट हमारे सामने आएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आगे लिखा हुआ है 16 हैंड फैंस, ठीक है। 16 हैंड फैंस। इसके आगे आपको लिखना है मिल्की वाइट 16 पिथ। मिल्की वाइट 16 पिथ, PITH, PITH, पिथ, मिल्की वाइट 16 पिथ। फिर आप जब नीचे जाएंगे तो आपका आ गया उत्तर प्रदेश, जो हम लोग का स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें आपको फिल करना है पढ़ हैंड फैंस। पढ़ हैंड फैंस, PHADH हैंड फैंस, ठीक है। आगे लिखा हुआ प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स लिखा ही हुआ है। अब लास्ट स्टेज आपका है हम लोग का। लास्ट स्टेज में क्या दिया? बिहार दिया हुआ है। सामने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक है। उसमें आप फिल कर देंगे कलरफुल हैंड फैंस। बिहार में के सामने आप क्या फिल करेंगे? कलरफुल हैंड फैंस। अब वो किसके बने होते हैं? बैम्बू के, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस पे। ये एक पैसेज दिया हुआ है, फर्स्ट पैसेज, ओवर टाइम पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके आंसर आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? सेंटेंस दिया हुआ है पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये आपका होगा फॉल्स, क्योंकि
जो एक्सट्रैक्ट है आपका, जो चैप्टर है या जो ये पैसेज दिया हुआ है, उसमें बताया जा रहा है आपको कि पंखास वेयर सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, नॉट स्पेशली मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ कॉमर्स। पंखा जो थे वो कॉमर्स करने के लिए यानी बेचने के लिए उतने जो है कि स्पेशली मेड नहीं थे, उनकी बिक्री ही उनकी पॉपुलरिटी नहीं थी। वो पॉपुलर इसलिए थे क्योंकि वो हमारे सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स थे, इसके नाते वो फेमस थे। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई हैज द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखास, कि पंखा को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल वर्ड क्यों यूज किया गया है। उसका आंसर है द वर्ड ट्रेडिशनल इज यूज बिकॉज पंखास वर मेड एंड यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम in different region of India and reflected the local culture, materials and craftsmanship of each places। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकल मटेरियल्स कल्चर्स यूज करते हुए वो क्राफ्ट्समैनशिप की निशानी थी और बहुत लंबे समय से हमारे ट्रेडिशन में वो था, परंपरागत रूप से बन रहा था, इसलिए हमने उसको ट्रेडिशनल यूज किया। अब आगे देख लेते हैं। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पूरा करना है। स्टेटमेंट है क्या, द सेंटेंस दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकॉज। ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा इट एक्सप्रेसेस पीपल्स पर्सनल जजमेंट और परसेप्शन रादर देन वेरीफिएबल स्टेटमेंट। ये वेरीफाई करने योग्य स्टेटमेंट नहीं था, लोगों का क्या था, ये पर्सनल जजमेंट था और पर्सनल परसेप्शन था, इसीलिए वो फैक्ट नहीं था क्योंकि वो ओपिनियन था। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्फर वन रीजन फॉर कॉमनैलिटी इन द यूज ऑफ पंखास अक्रॉस इंडिया। तो कॉमनैलिटी क्या है भाई, यानी कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। तो कॉमन पॉइंट्स के आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन रीजन इज दैट इंडिया हैज अ वार्म क्लाइमेट सो पंखास वेर वाइडली यूज्ड टू प्रोवाइड कूल एयर एंड कंफर्ट। क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में वेदर कैसा है, तो हम कोल्ड वेदर के तो है नहीं, हमारे यहाँ वेदर हॉट एंड ह्यूमिड होता है भाई। 1 ईयर में 8 से लेके 9 मंथ तो आपका गर्मी ही पड़ता है। रेनी सीजन में जब बरसात होती है तो फिलहाल के लिए टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होती है फिर से ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, उमस बढ़ने लगती है, गर्मी बढ़ने लगती है। तो चूंकि ये गर्म जलवायु का देश है, हॉट क्लाइमेट कंट्री है, इसलिए यहाँ पंखा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में ये पंखा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ वाला। सेलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन। अब असर्शन इसमें ढूंढना है, रीजन दिया हुआ है। रीजन क्या दिया हुआ है, पंखास वेर मेड ऑफ इंडिजीनियस मटेरियल्स यूनिक टू द रीजन विथ एलाबोरेट डिजाइंस। ये रीजन है। अब इसका असर्शन ढूंढना है, तो ए और बी में से इनका सही असर्शन कौन है, आप गेस करिए कौन है। तो ए एंड बी में से इसका सही असर्शन होगा ए। ए क्या लिखा हुआ है, ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो ए होगा, बी आपका नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब सेकंड हम लोग स्टैंजा ये है, सेकंड हम लोग पैराग्राफ पे चले आते हैं। विथ टाइम एंड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेटिव क्रिएशन द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया, इनफर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा, कि जब टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो पंखा जो ट्रेडिशनल रूप से बनाया जाता था उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो हम सभी जानते हैं भाई, टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो मशीनों से चीज़ें बनाई जाएंगी, एडवांस चीज़ें बनाई जाएंगी। तो ट्रेडिशनल पंखा जो था, जो कभी किसी ज़माने सबके घरों में, सबके हाथों में हैंड फैन हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उतनी व्यवस्था नहीं थी, सबके घर में पंखा नहीं था। तो समय बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। किसी समय पंखे का बोलबाला था, लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो इलेक्ट्रिक पंखे आ गए, अब उनका टाइम चल रहा है। ठीक है, यही उसका आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 दिया हुआ आपका, नंबर 2 दिया हुआ है, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीजन।
तो अब सेंटेंस देख लेते हैं इसमें। द राइटर रेफर्स टू पंखास नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर। कह रहे कि राइटर ने पंखा को केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखाया है, बल्कि हमारे कल्चर का हिस्सा बताया है, हमारे कल्चर का पार्ट बताया है। ये कैसे भाई? ये पूछ रहा है क्यों। बिकॉज के आगे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज के आगे हम ऐड कर देंगे कि दे रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, आर्टिस्टिक डिजाइन एंड रीजनल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्यों भाई कल्चर के हमारे पार्ट हैं? क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप की निशानी है, आर्टिस्टिक डिजाइन की निशानी है और रीजनल आइडेंटिटी की पहचान है। अगले पे आते हैं। सेलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखास हैज चेंज ओवर द ईयर्स। ये पंखा जो हैं इतने सालों में, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, उनके यूज कैसे चेंज होते गए। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें हम लिखेंगे आंसर के रूप में कि वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड्स सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसन। कह रहे हैं शुरू में जब पंखा बने, हैंड फैन बने, तो इसका यूज़ पर्सनल था, लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी आ गई, अब बाकी चीज़ें जब बढ़ गई, तो ये कमर्शियल हो गई, यानी लोग बना के इसको सेल भी करने लगे। पहले पर्सनल यूज़ के लिए था, बाद में क्या हो गया, ये कमर्शियल हो गया। इसीलिए इनके जो सिस्टम थे वो चेंज हो गए, ईयर आफ्टर ईयर वो चेंज होते गए। फोर्थ क्या है? लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखाज माइट बेनिफिट आर्टिसन। आर्टिसन मतलब कौन लोग होते हैं? जो पंखे को बनाते हैं, यानी वो कामगार लोग होते हैं। कह रहा है कामगारों के लिए, जो उनको बनाते थे, उनके लिए डिमांड का क्या मतलब है भाई? वो कैसे हुए? इसको इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? आप लिख सकते हैं, इसमें आपको लिखना चाहिए द इंक्रीज इन डिमांड कैन प्रोवाइड आर्टिसन विथ बेटर इनकम एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। भाई जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जब ऑब्जेक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जब सामान की डिमांड बढ़ेंगे, तो खरीदार भी बढ़नी चाहिए। जैसे ही खरीदार बढ़ेंगे, सामान अपने आप बिकना चालू हो जाएगा। तो जब खरीदार सामान खरीदना चालू कर देंगे, इसका मतलब कंज्यूमशन ज़्यादा होने लगेगा, और जब कंज्यूमशन ज़्यादा बढ़ेगा, लोग पंखा ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो पंखे को ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा बनाएगा कौन? यही आर्टिसन लोग ही बनाएंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई का रूल है। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, कंपनियां उसको ज़्यादा बनाती हैं, सभी लोग उसी को बनाने में लगे रहते हैं क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है। नंबर 5 है, सेलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखास। कि पंखा का कमर्शलाइजेशन होना क्यों शुरू हुआ, क्या रीज़न था उसका? कमर्शलाइजेशन का मतलब हुआ कि बड़े पैमाने पंखा बेचने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो ABCD 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो बी होना चाहिए, इकोनॉमिक डिमांड। क्योंकि उसकी इकोनॉमिक डिमांड बढ़ गई, इसके नाते जो है कि उसका कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया। सेकंड वाला आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंजेस कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। आंसर आप स्वयं भी बना सकते हैं या मेरे बताए को आप नोट भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जो विंड्स ऑफ चेंज जो चैप्टर है वो एसेंस का होता है, मतलब मेन एलिमेंट। तो चैप्टर के मेन एलिमेंट को कैसे कैप्चर करता होगा? यह चैप्टर का मेन एलिमेंट है क्या? आप इसमें लिखेंगे winds of changes symbolically reflects the transformation in the use and significance of pankhas. Over time, earlier pankhas were essential household items used for cooling and were closely connected with Indian tradition and craftsmanship. However, with the arrival of modern technology such as electric fans and air conditioners, their practical use has declined. Today, pankhas are mainly appreciated as decorative objects and cultural artifacts. ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर। जो स्टेटमेंट दिया है आपको, इसको आपको सपोर्ट करना है रेलेवेंट एग्जांपल दे करके। सेंटेंस है क्या? द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। यानी किसी खास जगह की जो पहचान है और उसके पंखे से थी।
तो उसकी टेस्टिमनी क्या है, उस रीजन की टेस्टिमनी क्या है, इसको आप कैसे आंसर दे सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कि इन रीजन्स पंखास आर डेकोरेटेड विथ intricate embroidery, applique work, and colorful fabrics, reflecting the local artisan tradition and craftsmanship of that area. Certain pankhas are made using materials like palm leaves, bamboo, sola, which are locally available. The pattern carving and motif often represents regional culture, festival and religious belief. तो भाई रिलीजियस बिलीफ हमारे थे, फेस्टिवल्स थे, उसके अकॉर्डिंग से पंखे बने करते थे। अब बने हुए पंखों में यूज़ क्या होता था, पाम पाम लीव का वो पाम लीव्स यूज़ होते थे, बैम्बू यूज़ होता था, सोला यूज़ होते थे और फैब्रिक यूज़ होते थे, बहुत से टाइप की चीज़ें यूज़ होती थी। नंबर 3 पे आ जाइए। कह रहे थे चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस, evaluate how the balance between preserving traditional craftsmanship and incorporating innovative designs in this creation of पंखा will help in this regard। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि बदलते दौर में टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों के लाइक डिसलाइक बदल रहे हैं। तो इस बदलते दौर में जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम रील्स चलाते हैं, हम यूट्यूब का शॉर्ट्स देखते हैं, तो जैसे ही हमको वीडियो नहीं पसंद आती है, भले ही वो 30 सेकंड की वीडियो क्यों ना हो, शॉर्ट्स क्यों ना हो, रील्स क्यों ना हो, 20 सेकंड का ही क्यों ना हो, हम उसको स्किप कर देते हैं। यानी हमारे पास 10-15 सेकंड रुक करके ये भी देखने का समय नहीं है कि रील्स पूरी की पूरी है कैसी। हो सकता है शुरुआत में रील्स अच्छी ना हो, लेकिन लास्ट में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट डाला गया हो। तो हाँ, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन जिसको आप जेनजी कहते हो, उसका टेस्ट बराबर बदलता रहता है। उनको नई चीज़ें चाहिए, इनोवेटिव चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, नए फ्लेवर में चाहिए। तो इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनल हैं, जिनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं वो नुकसानदायक भी हो सकती हैं क्योंकि वो प्योर नहीं, वो ओरिजिनल नहीं है। तो युवा पीढ़ी को कैसे समझाया जाए कि ट्रेडिशनल चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए और उसको हम समय के साथ साथ जोड़ करके टेक्नोलॉजी को देख करके उसके पिरो करके भी हम उसको कैसे बचा के रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन विथ मॉडर्न innovations can help keep the pankha relevant in contemporary society. By preserving traditional techniques such as hand weaving, embroidery, and carving, artisan can maintain the cultural heritage of this craft. At the same time, introducing innovative designs, new materials, and modern styles can attract younger buyer and global markets. इसको आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और 5th क्वेश्चन को लेते हैं। 5th क्या कह रहा है? The writer mentions celebrating pankhas in concluding part of the chapter, says how this could be beneficial to artisan and to craft. कह रहे कि क्राफ्ट के लिए और आर्टिसन के लिए ये दोनों के लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका सुन लीजिए फिर। सेलिब्रेटिंग पंखा थ्रू एग्जीबिशंस, फेस्टिवल एंड कल्चर इवेंट्स कैन इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्ट। भाई अगर हमको अपने ट्रेडिशनल आर्ट को एक्सपोज करना है, दिखाना है, लोगों के बीच फेमस करना है, तो हमें इसके लिए एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, जिसको हिंदी में प्रदर्शनी कहते हैं। हम एक गेट टुगेदर करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, जहाँ पे अच्छे बने हुए पंखे जो आर्टिसन ने, जो मजदूरों ने बनाए हैं, जो कारीगरों ने बनाए हैं, पूरे इंडिया से जो कारीगर बनाते हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब होते हैं, कुछ आदिवासी लोग होते हैं, वो बड़े अच्छे बांस के जो है कि प्रोडक्ट बनाते हैं, टोकरी हो गई, पंखा हो गई, बाकी चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसे आर्ट कलाकारों को बुला करके एक फेयर का आयोजन किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, एक एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया जाए। लोग आएंगे वहाँ पे, लोग देखेंगे उनके कलाकारी को, लोग तारीफ करेंगे, लोग खरीदेंगे भी, ऑर्डर पे ऑर्डर देंगे। उससे जो है कि उनको पैसे आएंगे उनके पास, जब पैसे आएंगे तो फिर उनका माइंडसेट चेंज होगा। फिर छोटे से बिजनेस को, वो जो चीज़ अपने को खुशी देने के लिए बनाते थे, फिर वो बड़े स्केल पे इसका प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, बड़े स्केल पे उसको बनाएंगे। इसमें गवर्नमेंट का भी हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट उनको फंडिंग दे, पैसे प्रोवाइड कराए, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराए। रॉ मटेरियल्स अगर ना हो तो उसके लिए पैसे दे दे गवर्नमेंट,
तो इस चीज़ के लिए इसे करके जो है कि कई हज़ारों लाखों युवाओं को हम रोज़गार का अवसर दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट हम उनको बना सकते हैं और जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम दूर कर सकते हैं। नंबर 6 आपका है, हाउ डज़ द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द यूज़ ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चर रोल ऑफ दीज़ ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया? इसका आंसर सुन लीजिए। द लिमिटेड यूज ऑफ पंखास मेनली एज डेकोरेटिव आइटम्स रिफ्लेक्ट्स हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड द प्रैक्टिकल फंक्शन. Electric fans and air conditioners now fulfill the cooling and needs of people, while traditional pankhas are valued for their aesthetic and culture significance. हिंदी में भी बात कर लेता हूँ मैं आपसे। इसका आंसर कह रहे हैं कि आजकल जो एसी और कूलर आ गए हैं, ये ज़्यादा ठंडा करते हैं, गर्मी से आपको ज़्यादा राहत दिलाते हैं, ठीक है? लेकिन इनमें आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं है, एस्थेटिक नहीं है इनमें। जो सौंदर्य है, जो सुंदरता, वो इनमें नहीं है। कला की सुंदरता, आर्टिस्टिक ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इनमें नहीं है। पंखे जो हाथों से बनते थे, रंग-बिरंगे पंखे बनते थे, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट के वो जीते जाते सबूत होते थे। वो ग्लिम्पसेस होते थे कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर कितना रिच है। लोगों के पास जब कुछ भी नहीं था, तो लोगों के पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, नेचर ने जो चीज़ें उनको अवेलेबल कराई थी, उन्हीं का यूज़ करके उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई और अपने ज़रूरतों को पूरा किया, ठीक है? अब सपोज़ कर लीजिए हम एसी का यूज़ करते हैं, हम कूलर कह रहा हूँ मैं, एसी का यूज़ करते हैं और फ्रिज का यूज़ करते हैं। हालाँकि एसी हमारे घरों को ठंडा करता है, लेकिन एसी से जो गैसें निकलती हैं बाहर, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो फिर आपकी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। हमारे फ्रिज से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, वो हमारी एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाती है, ओज़ोन लेयर को तो सबसे ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाती है। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, भले ही वो टेक्नोलॉजी में हो सकता है कि उतने एडवांस ना रहे हों, हालाँकि एडवांस थे, उस समय की टेक्नोलॉजी एडवांस थी। हमने वो बनाया जो दुनिया बनाने को सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर ये बात मान लें कि वो जैसे मशीनी लैंग्वेज के उतने जानकार नहीं थे, ऐसा नहीं था, मान भी लिया जाए अगर इस बात को, तो भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए, जो प्रकृति को, नेचर को हार्म करे। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बनाया। असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमारे पूर्वज ही कर रहे थे, कि जो चीज़ें उनको आस-पास मौजूद थीं, जो नेचर ने उनको प्रोवाइड कराई थी, उन्हीं का यूज़ करते वो सारी चीज़ें बना रहे थे, अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। हमारे देश ने ऐसा कोई नहीं काम किया है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता हो। हम तो प्रकृति को माता के समान पूजते थे। हमारे यहाँ तो फिलॉसफी है प्रकृति और पुरुष का, जो सांख्य फिलॉसफी है, जो सांख्य दर्शन है, वो कहता है कि पुरुष जो है कि पुरुष और प्रकृति को स्त्री मानता है। संसार चलना है तो प्रकृति पुरुष, यही दोनों अनिवार्य हैं। उसके कहने का मतलब ये है। तो हम लोग तो पेड़ों की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम लोग के ब्लड में शुरू से था। चलिए, अब आते हैं वोकैब्युलरी और स्ट्रक्चर और इन कॉन्टेक्स्ट पे। कैन यू रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट? टेक्स्ट से कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और आपको करना क्या है कि क्लासिफाई द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये जो वर्ड दिए हैं, जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनको आपको फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल किया गया है, आपके लिए कर दिया गया है। तो 3 कॉलम में बांटा गया, अपीयरेंस, प्लेस और मटेरियल। तो प्लेस में लिखा है विद इन एंड आउटसाइड। तो विद इन एंड आउटसाइड, तो विद इन एंड आउटसाइड के लेफ्ट साइड में जो अपीयरेंस दिया हुआ है, उसमें लिखा जाएगा एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। और विद इन और आउटसाइड के जो सामने राइट साइड में जो मटेरियल का कॉलम है, उसमें आप लिखेंगे क्या? थ्रेड एंड वूल। फिर आप सेकंड पे आ जाइए। सेकंड वाले कॉलम में जो व्हाइट कलर का, उसमें आप लिखेंगे ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड। ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड लिखेंगे। और दूसरे कॉलम में लिखेंगे विलेज एंड टाउन्स। फिर तीसरे में आप लिखेंगे सिल्क एंड ब्रास। ठीक है, सिल्क एंड ब्रास आप लिखेंगे। अब वो कह रहा है नाउ फाइंड मोर सच वर्ड्स पेयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कह रहे हैं कि इस हिसाब से और भी पेयर ऑफ वर्ड फाइंड करिए और अपने क्लासमेट्स को और अपने टीचर के साथ इसको आपको क्या करना है? शेयर करना है। सेकेंड को देख लेते हैं। फाइंड द वर्ड्स पेयर्स फॉर द फॉलोइंग फिक्स एक्सप्रेशंस, राइट द मीनिंग ऑफ दीज expressions by selecting them from the box given below. One example has been done for you. इसमें क्या करना है आपको? कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपको यूज करना है
अब इसमें वर्ड 1 का कॉलम है, वर्ड 2 का कॉलम है, फिक्स एक्सप्रेशन का कॉलम है और मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ हाई, ठीक है, और वर्ड 2 में क्या लिखा है, टीयर, ठीक है, इसमें टीयर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 में है कट और उसके आगे फास्ट है, 3 में है फैक्ट, उसके आगे सन्ड्री है, 4th में ऑल है, अब बीच में सबके एंड लिखा हुआ है, फिर थिन है, ऑल एंड सन्ड्री है, और 5th में लिखा है एवरीवन जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, 5वां वियर है, 6 टाइम है, 7 थिक है, 8 हार्ड है, इधर आपका फिगर है, रन है, अगेन है और ड्राई है, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है नाउ मैच द फॉलोइंग मीनिंग विद द करेक्ट वर्ड्स पेयर्स क्रिएटेड एबव। तो अब जो नीचे दिए गए फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेस है, उनको पढ़ना है और मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक। चलिए, तो नंबर 1 जो आपका है लिखा है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, इसको कहते हैं हाई एंड ड्राई। इसको आप किससे मिलाएंगे, हाई एंड ड्राई से, इसका आंसर क्या होगा, हाई एंड ड्राई। सेकेंड जो आपका है द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, कट एंड रन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट एंड रन। 3 आपका क्या है, एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, इसके लिए क्या है, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स। 4th आपका क्या है, इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एंड सन्ड्री। 5th आपका क्या है, एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, वियर एंड टीयर। 6 क्या है, ऑफन ऑन मेनी और ऑल ओकेजन्स, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 6 वाला क्या है आपका, टाइम एंड अगेन। 7 क्या है, 7 है आपका टू मेक अ क्विक और सडन स्केप, ठीक है। तो 7 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, टू मेक अ क्विक और सडन स्केप का आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये, थ्रू थ्रू थिक एंड थिन, क्या हो जाएगा, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। आते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट टेक्स्ट, सस्टेनेबल, लिवलीहुड, एस्थेटिक, प्लेजिंग, अप्रिशिएटिंग द कल्चर। लिखा है द गिवन फ्रेजेस आर कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड कोलोकेशन, यानी कि ये जो दिया हुआ है फ्रेजेस हैं वो एक कॉम्बिनेशन में है, लाइक फिक्स एक्सप्रेशन जैसे होते हैं ना वैसे ये भी हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को नाम दिया जाता है कोलोकेशंस, ठीक। अब दिया क्या है, कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस के लिए एक आपको अप्रोप्रिएट कोलोकेशन चुनना है, ठीक ना। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका है द स्टूडेंट हैव टू टेक गिव द इंग्लिश एग्जाम टुमारो, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए आपको हो जाएगा टेक, इसमें आपको क्या सही हो जाएगा, टेक और गिव में से आपको हो जाएगा टेक। सेकेंड आपका है द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक हैव अ टेस्ट, तो इसका हो जाएगा हैव, टू हैव अ सीट, क्या होता है, टू हैव अ सीट, और ऊपर में क्या लिखा था, टू हैव अ टेक टेस्ट, ठीक है। थर्ड आपका है माई स्कूटर डैश्ड अगेंस्ट रैन इनटू अ कार, तो इसका होता है रैन इनटू, माई स्कूटर रैन इनटू अ कार, यानी मेरा स्कूटर है कार में जाके लड़ गया। नंबर 4 है आई मस्ट टेक ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सक्सेस, तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, जिसके लिए क्या हो जाएगा, 4th में क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, ओन नहीं होगा, टेक होगा। 5th आपका क्या है, आई वुड लाइक टू टोन अप इम्प्रूव माई ग्रामर, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई ग्रामर होगा, टोन अप नहीं होगा। तो 5th में क्या आपका हो जाएगा, इम्प्रूव नहीं होगा, इम्प्रूव ही होगा, टोन अप नहीं होगा, ठीक है। 4th आपका क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अंडरलाइन द वर्ब्स, इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है, उसमें जो वर्ब्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो सेंटेंस है इसको आप जब पढ़ेंगे, इन मॉडर्न टाइम्स पंखास हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आइटम्स इन इंडिया, तो हैव बिकम क्या है आपका, ये वर्ब है, हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बिकम क्या आपका मेन वर्ब है, तो हैव बिकम को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपका आंसर यही हो गया। सेकेंड है गुजरात इंडस्ट्रीज होम बेस्ड वुमन वर्कर्स हैव वर्कड, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव वर्कड, हैव वर्कड, अंडरलाइन कर लीजिए, आंसर हो गया। नंबर 3, मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हैव अडॉप्टेड, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हैव अडॉप्टेड। नंबर 4 आपका है
once made for personal use, their handicrafts has transformed into। तो इसका आपका वर्ब क्या हो जाएगा, हैज ट्रांसफॉर्म्ड आपका वर्ब हो जाएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हैज ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये जितने 4 के 4 सेंटेंस दिए हुए थे ना, ये किस टेंस के, अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें इनमें जो वर्ब यूज हुई है वो किस टेंस की है, तो यकीनन आप बोल देंगे, ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है सारी वर्ब्स, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, और उसी स्ट्रक्चर पे ये चारों के चारों सेंटेंस क्या थे, बेस थे। अब ये कह रहा है, नाउ फिल द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अब इसमें कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें जो वर्ब्स है उनको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में रखनी है, ठीक है। अब पहला आपके लिए कर दिया गया है, पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड, तो ब्रैकेट में फैसिनेट वर्ब है, इसको आपको क्या करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में डालना है, ठीक है। तो हैव हो गया, फैसिनेटेड हो गया। ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, पपेटियर्स, अब पपेटियर्स के आगे है आपका है क्रिएट, ठीक है। पपेटियर्स के आगे क्रिएट दिया हुआ है, तो इसको आप क्या बना देंगे, इसको आप बना देंगे हैव क्रिएटेड, ठीक है, हैव क्रिएटेड हो गया। अच्छा, सेकंड वाला जो आपका ब्लैंक खाली है दे के बाद, सेकंड वाले बैंक में आप क्या फिल करेंगे, हैव मास्टर्ड, यहाँ ब्रैकेट में मास्टर दिया हुआ है ना, तो आप क्या लिख देंगे, हैव मास्टर्ड कर देंगे। थर्ड वाला जो आपका है उसमें आप फिल कर देंगे हैज़ इवॉल्व्ड, थर्ड में अब आप फिल करेंगे क्या, हैज़ इवॉल्व्ड, ठीक है। इसमें इवॉल्व ब्रैकेट में है तो आप हैज़ इवॉल्व कर देंगे। नंबर 4 आपका दिया ब्रैकेट में पास, तो इसको आप क्या कर देंगे, हैव पास्ट बना देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। नंबर 5 है परफॉर्म, तो 5th वाले में आपको क्या भरना है, हैव परफॉर्म्ड भरना है, क्योंकि यहाँ दे दिया हुआ है, तो दे जब सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो हैव परफॉर्म्ड हम कर देंगे, ठीक। अभी जो लिसन एंड रिस्पॉन्स है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, अगर आपके टीचर कराते हैं इसको तो आप कर लेंगे, नहीं कराते हैं तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं इनको आपको करा दूंगा। और एक प्यारी सी स्टोरी दी हुई है, द लास्ट लीफ, जो पिछले साल 9th के सिलेबस में थी, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के स्टोरी को एंजॉय करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबका फ़ायदा हो सके।